आज की हमारे इस पॉडकास्ट की मेहमान मिस काव्या झावर हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एडवोकेट हैं। शी इज बीन हैंडलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल एंड एजुकेशनल मैटर्स। वो गुजरात यूनिवर्सिटी की 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हैं और करंटली शी इज परसुइंग पीएचडी फ्रॉम जीएलएस यूनिवर्सिटी। सुप्रीम कोर्ट के कई लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स में उन्होंने अपनी अपीयरेंस दी है, जैसे कि चैलेंज टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023, expeditious disposal of criminal cases pending against MP and MLAs। इसके अलावा उन्होंने कई इंपॉर्टेंट लीगल बुक्स को ऑथर की हैं और इसी के साथ साथ लीगल असिस्टेंस फोरम LAF की ये एक्टिव मेंबर है, which works for juvenile rights and child justice। I see this protest as one of its kind, very unique, which we have seen over the past few decades, I must say। जब हिंसा आ जाती है तो कॉज मिल जाता है स्टेट को, पुलिस फोर्सेस को एक्शन लेने का आपके अगेंस्ट। पर जब आप अहिंसक हैं तो कोई कॉज ही नहीं है आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने का, कि ये प्रोटेस्ट जो है वो नेशनली नहीं इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है। फॉरेन कंट्रीज में इंडियन एम्बेसीज के बाहर लोग आके जुड़े हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर। सरकार को भी समझ आ गया कि ये प्रोटेस्ट में कुछ कॉज है, ये फालतू का जेनजीज का प्रोटेस्ट नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा लीगल लेसन तो ये है कि इसमें सिटीजन्स ने आर्टिकल 19 में जो उनको राइट दिया गया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल विदाउट एनी आर्म्स पीसफुली, ये दोनों राइट्स का बहुत अच्छे से उपयोग किया है। उनके पास पार्लियामेंट जाने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए वो सारा कयोस क्रिएट हुआ था। गवर्नमेंट के पास राइट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 जो है वो कम्प्लीटली आप यूज नहीं कर सकते, वो एब्सोल्यूट नहीं है। इट कम्स विद सम रेस्ट्रिक्शंस, और वो रेस्ट्रिक्शंस 4-5 कैटेगरी में डिवाइडेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ विच आर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, पब्लिक ऑर्डर, लॉ, मोरालिटी। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट नेबरिंग कंट्रीज, उनका वो सैचुरेशन पॉइंट रीच आउट हो गया था। दे ट्राइड ऑल द मीन्स, उन्हें नहीं समझ आया, उन्हें यही चीज ठीक लगा। बट बिकॉज यहाँ पे हमारी जनरेशन को लगा कि नहीं, हम लोग पीसफुली बैठ सकते हैं, हमारा जो हिस्ट्री है वो ये चीज को फोर्टिफाई करता है कि नॉन वायलेंट तरीके से भी हम लोग रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। अगर पुलिस लाठी चार्ज या फोर्स का यूज करती है तो लॉ के हिसाब से रीजनेबल फोर्स का लीगल मीनिंग क्या है? रीजनेबल फोर्स जो है उसका मीनिंग तब आता है जब मैटर्स कोर्ट में जाता है। बैचेस और स्टार्स अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करते हैं। नाम क्या था उस पुलिस ऑफिसर का जिसने एक्सेसिव फोर्स यूज किया था? अगर कोई जुवेनाइल इस प्रोटेस्ट में है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है और इनफैक्ट स्टेट की होती है कि वो जुवेनाइल्स को प्रोटेक्ट करे। देखिए, अगर आप एक फीमेल है और आप इन प्रोटेस्ट में जा रही हैं, अगर आपको कोई पुलिस वाला हैरेस कर रहा है, द इमीडिएट थिंग्स व्हिच यू कैन डू इन दिस सिचुएशन इज दैट आप 0 FIR रजिस्टर कर दीजिए। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है अगर आपको अरेस्ट कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, यू हैव टू बी गिवन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर वट एवर यू आर डूइंग। और हमको ये जाति पात, ये सब जो भी चीज है, ये हम जेन जीज ने बता दिया है कि हमारा जो कॉज है वो इससे ऊपर है। Advocate Ms. Kavya Jhawar, welcome to Beyond the Spotlight। Thank you, Mr. Ali. Thank you for having me here. You're most welcome। काव्या जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप दिल्ली में हैं और हमने देखा बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स प्रोटेस्ट साइट पर थे। they were offering their services to the protesters। क्या आप वहां पर थी और आप इस पूरे प्रोटेस्ट को कैसे देखती हैं? जंतर मंतर पे आई वेंट देयर। ऑफ कोर्स आई वाज नॉट ऑफरिंग माय सर्विसेज देयर। बहुत सारे लॉयर्स एसोसिएशन थे जो वहां पे गए थे, जो कि अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे थे। I see this protest as one of its kind, very unique, which we have seen over the past few decades, I must say। Because ना लोगों में एक ये चीज आ गई थी कि this is the way things work, ऐसे ही सरकारें वर्क करती है, हम कुछ नहीं कर सकते, let it be, कुछ नहीं हो सकता। But then this protest has shown that if you work for a cause, this supposedly for a cause which is earmarked, यू कैन अचीव रिजल्ट। और जरूरी नहीं है कि हर चीज वायलेंस से अचीव की जाए। ये बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था और पीसफुल प्रोटेस्ट में टेक टाइम। ये 37 डेज लगे ये पूरे कॉज को अचीव करने में, बट देन इवेंचुअली रिजल्ट्स वेर देयर। सो पीसफुली अगर आप कोई चीज अचीव कर सकते हैं, सो नथिंग लाइक इट। एंड आई सी जेनजीज ने जो जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को हैंडल किया है, द वे दे हैव बीन पार्ट ऑफ इट, द वे पीपल आर हेल्पिंग ईच अदर, बिना कोई कास्ट के, बिना कोई जातिवाद के। ये जो सारा जो पॉलिटिकल नैरेटिव था वो सब छोड़ के वो सिर्फ एक कॉज पे वर्क कर रहे हैं।
and people have come together united standing together for a cause that is I have seen one of its kind. अच्छा, इसी से एक सवाल और उठता है कि इससे पहले भी कई प्रोटेस्ट हुए, और वो भी प्रोटेस्ट जो हैं वो अहिंसा और सत्य और अपनी बातों को और अपने मांगों को सामने उन्होंने रखा था उसके साथ में। लेकिन वो इस मूवमेंट की तरह कामयाब नहीं हुए। क्या वजह थी उन मूवमेंट्स में और इसमें? कैसे, क्या आप डिफरेंस देखती हैं? जैसा कि मैंने पहले ही कहा, पीसफुलनेस। सो देखिए, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की परमिशन थी उनके पास, उन लोगों ने अहिंसा का कोई उपयोग नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अहिंसा का उपयोग किया, हिंसा का उपयोग बिल्कुल नहीं किया। वो बहुत क्लियर थे अपने मुद्दों में, उन्होंने शुरू से 3 डिमांड्स रखी थी और वो 3 डिमांड्स को लेकर ही आगे चले। उनका ये चीज बहुत क्लियर था कि हम लोग वायलेंस में इंडल्ज नहीं होंगे। पुलिस पर्सनल डिप्लॉय किए थे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन बिकॉज दिस वॉज अ नॉन वायलेंट मोमेंट, मेरे ख्याल से यही फर्क है ये प्रोटेस्ट में और बाकी प्रोटेस्ट में। बिकॉज जब हिंसा आ जाती है तो कॉज मिल जाता है स्टेट को, पुलिस फोर्सेस को एक्शन लेने का आपके अगेंस्ट। पर जब आप अहिंसक हैं तो कोई कॉज ही नहीं है आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने का। तो सरकार को इवेंचुअली आपकी बात माननी पड़ेगी, और वो ये चीज देख रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है वो नेशनली नहीं, इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है। फॉरेन कंट्रीज में इंडियन एम्बेसीज के बाहर लोग आके जुड़े हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर। तो इसलिए इसे ये चीज से देखा जा सकता है कि सरकार को भी ये समझ आ गया कि ये प्रोटेस्ट में कुछ कॉज है, ये फालतू का जेनजीज का प्रोटेस्ट नहीं है। देयर हैज टू बी समथिंग एंड दे नीड टू डू समथिंग, वरना दिल्ली वुड हैव क्रिपल्ड डाउन। अब देखिए 17-18 मेट्रो स्टेशन बंद हो गए, लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है यहाँ पे। अब गाड़ी लेके नहीं निकल सकते, मेट्रोज में ट्रैवल नहीं कर सकते। फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन इन 27 ईयर्स के दिल्ली में इतने सारे मेट्रो स्टेशन एक साथ बंद कर दिए हैं, और जिसमें हिंसा का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है। So that's how if everyone comes together for a cause peacefully, ये हम लोग अचीव कर सकते हैं। This is what the protest has shown us. कामे जी, 37 डे प्रोटेस्ट एंडेड यस्टरडे। आपके हिसाब से इस पूरे मूवमेंट ने इंडिया के प्रोटेस्ट लॉज, पुलिसिंग स्टैंडर्ड्स और सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में सबसे बड़े लीगल लेसन्स क्या दिए? देखिए, सबसे बड़ा लीगल लेसन तो ये है कि इसमें सिटीजन्स ने आर्टिकल 19 में जो उनको राइट दिया गया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट यू हैव द राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल विदाउट एनी आर्म्स पीसफुली, ये दोनों राइट्स का बहुत अच्छे से उपयोग किया है लोग। ये जो जो भी प्रोटेस्टर्स थे ऑन साइट को, उन्होंने अच्छे से ये बताया है, बहुत एक्सप्लिसिटली ये बताया है कि उनकी मांगे क्या है। और बहुत एक्सप्लिसिटली, जैसा कि मैंने कहा, नॉन वायलेंट तरह से उन्होंने ये चीज बताई है। तो लीगली जो लेसन मिला है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट्स देता है, और अगर आप उसका सही तरह से उपयोग करें तो आप ये चीज बता सकते हैं और ये चीज रीट्रेट कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर इस देश में कुछ भी नहीं है। संविधान जो है वो की मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और ना उसके ऊपर कोई पार्टी है ना उसके ऊपर कोई इंसान है। जी बिल्कुल। अगर इस मूवमेंट को देखें जिसकी शुरुआत एक सोशल मीडिया हैंडल से हुई, आपको क्या लगता है कि उसके थ्रू लोग ऑर्गेनाइज हुए, तो क्या उस मूवमेंट को भी वही लीगल प्रोटेक्शन मिलती है जो एक ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट या मूवमेंट को मिलती है? यस, देखिए बिल्कुल, आप कोई भी चीज अगर सोशल मीडिया से स्टार्ट करें या ट्रेडिशनल वे में स्टार्ट करें, अगर आप बहुत सारे लोग एक जगह पे असेंबल होना चाहते हैं तो 2-3 चीजें होती है जो कि बहुत जरूरी होती है। सबसे पहला, आपके पास परमिशन होनी चाहिए, जो कि इन लोगों के पास, प्रोटेस्टर्स के पास थी। इन्होंने जंतर मंतर पे परमिशन लेकर ये लोग बैठे थे। उनको उनके पास पार्लियामेंट जाने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए वो सारा कयोस क्रिएट हुआ था, सारे लाठी चार्जेस वगैरह हुए थे। उसके बारे में हम मे भी बाद में बात करेंगे। बट क्योंकि ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में था, सबसे पहली चीज ये, उन्होंने परमिशन थी उनके पास, तो इसलिए उसको सेम प्रोटेक्शन मिला। सेकेंडली, क्योंकि इसमें कोई भी तरह का सोशल मीडिया पे ना ही, सोशल मीडिया पे ना ही ऑन साइट प्रोटेस्टर्स ने ये चीज कही, या जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने ये चीज कही कि वी वुड बी वायलेंट। तो यस, इसीलिए इसको जो है पूरा लीगल प्रोटेक्शन जो मिलता है वो ट्रेडिशनल वे में जैसे कोई प्रोटेस्ट को मिलता है वैसे ही मिला है। जी बिल्कुल। जंतर मंतर और पार्लियामेंट के आसपास प्रोटेस्ट करने के लीगल रूल्स क्या हैं? क्या लीगली होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए? क्या प्लीज बताएंगी आप? यस, सी, सेक्शन 163 ऑफ बीएनएसएस जो है, जो नया सीआरपीसी अभी आया लाया गया है नवंबर 2024 में,
वो ये चीज बोलता है कि दिल्ली में कई जगह ऐसी है, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर्स पास करते हैं कि दिल्ली में कई जगह ऐसी है, क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी जोन्स हैं, तो वहां पे हमेशा वो ऑर्डर लागू रहता है कि आप ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स पास करके रखना पड़ता है, बिकॉज दे आर हाई सिक्योरिटी जोन्स फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो ये जो भी पूरा एरिया है, यहाँ पे सिर्फ जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और वो भी प्रायर परमिशन के साथ। सो ये चीज है, प्रोहिबिटरी एरियाज में आप अपने आप से जाके या कॉल दे दिया अगर सोशल मीडिया पे कि हम लोग आज इतने बजे यहाँ पे मिलेंगे, आप सब आ जाइए, ये वैलिड नहीं है। इसमें आपको डिस्टॉर्ट करने के लिए पुलिस फोर्स यूज कर सकती है, बिकॉज दिस इज नॉट लीगल। बट बिकॉज आपने परमिशन ले रखी थी, एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए ले रखी थी, दैट इज वाई वो लीगली अलाउ किया गया था। आपकी बात से ही एक और सवाल आ रहा है कि इफ यू रिमेम्बर, जब जब मूवमेंट शुरू हुआ और जब उसके हेड बाहर से आए, तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कॉल किया था कि हम सब एयरपोर्ट पे मिलेंगे, एंड देन विल गो टू सम पुलिस स्टेशन, एंड देन विल टेक परमिशन, एंड देन विल गो टू जंतर मंतर। बट गवर्नमेंट कुछ सेंस कि ये क्या हो सकता है, तो एयरपोर्ट पे ही उन्होंने वो परमिशन कह दी कि ये परमिशन है, यू कैन गो टू जंतर मंतर डायरेक्टली फ्रॉम द एयरपोर्ट। क्या ये इसकी इंटेंसिटी क्या गवर्नमेंट समझ रही थी, इसलिए उन्होंने उसको किया, या जैसे कि भी आपने कहा कि एक फोन कॉल या एक सोशल मीडिया कॉल के जरिए आप कहीं पर भीड़ को जमा कर लेते हैं, क्या ये ऐसा होता और एयरपोर्ट पे कुछ 50,000 1 लाख लोग जमा हो जाते तो ये मूवमेंट वहीं डिरेल हो जाता? क्या इसको कैसे देखती हैं? देखिए, ये वाला जो कॉल है, ऑफ कोर्स ये सोशल मीडिया पे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ये चीज तो जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कन्वे कर दी होगी अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, कि ये प्रोटेस्ट जो है, क्योंकि इसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, देर आर हाई चांसेस के लोग इकट्ठा होंगे वहां पे। और अगर दिल्ली जैसी जगह पर काफी सारे लोग एकजुट हो जाते हैं, तो कम्यूटेशन में, ट्रैवलिंग में, आसपास जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और बिकॉज इट इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री, यहाँ पे आप ये सब चीजें नहीं चाहते हैं, chaos। सो दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस के जो पुलिस है उन्होंने सीधा परमिशन दे दिया, ताकि इतने सारे लोग इकट्ठा होके एयरपोर्ट से पुलिस स्टेशन तक ना जाएं, रास्ते में जो भीड़ हो वो ना हो, और सीधे वो लोग अपने प्रोटेस्ट साइट पे जाके जो भी करना है वो लोग लीगली वहां पे कर सकते हैं। सो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रीजंस अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। नहीं नहीं, you're right, बिल्कुल सही आपने इसको एसेस किया। एक चीज और यहाँ पर आ रही है कि जैसे पास में जो मूवमेंट्स हुए वो बहुत लंबा चले, और एक बात लोगों के दिमाग में ये भी आ रही थी, आई वाज आल्सो थिंकिंग कि 15 अगस्त आ रहा है और तब तक कुछ होगा नहीं। क्या गवर्नमेंट के पास लीगल राइट्स हैं, क्योंकि 15 अगस्त का इवेंट होता है बड़ा, तो अच्छा, प्रेसिडेंट हाउस या पार्लियामेंट बहुत करीब है। क्या गवर्नमेंट, अगर ये मूवमेंट उस वक्त तक चलता, तो क्या फोर्सफुली गवर्नमेंट उनको हटाने का राइट रखती थी? क्या उसको फोर्सफुली हटाया जा सकता था? क्या है लीगली, इसको कैसे देखिए, आप लीगली एक्सप्लेन करें? गवर्नमेंट के पास राइट है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 जो है, जो आपको परमिशन, हम्म। फ्रीडम देता है बेसिकली, कि आप, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप असेंबल हो सकते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे विदाउट आर्म्स, वो कंप्लीटली आप यूज नहीं कर सकते हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है। इट कम्स विद सम रेस्ट्रिक्शंस, और वो रेस्ट्रिक्शंस 4-5 कैटेगरी में डिवाइडेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच आर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, पब्लिक ऑर्डर, लॉ, मोरालिटी। तो अगर स्टेट को या अगर गवर्नमेंट ये सेंस करती है कि दिस कैन गो अगेंस्ट दिस 4-5 एस्पेक्ट्स, पब्लिक ऑर्डर ट्रिपल डाउन होगा, सिक्योरिटी पे बात आ जाएगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं उनकी पोजीशन एंडेंजर हो सकती है, उनकी सिक्योरिटी एंडेंजर हो सकती है, सो दे कैन वेरी वेल डू इट। स्टेट के पास पावर है जो कि वो पुलिस अथॉरिटीज को डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड स्टेट हैज ऑल द पावर्स डिटेंशन के। जैसे कि इंडिया में, आप, मैं आई टेल यू सम ऑफ द लॉज विच आर देयर, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का पावर देती है पुलिस को, वन ऑफ विच इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो अगर उसके तहत आप किसी को डिटेन कर रहे हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि मैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पुलिस डिटेन कर रही है, जरूरी नहीं है मैंने कुछ गलत किया हो। अगर पुलिस ऑफिशियल्स के पास ये इंटेल भी है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो दे कैन वेरी वेल डिटेन मी, और वो 3 महीने तक मुझे डिटेंशन में रख सकते हैं, विच इज द मैक्सिमम पीरियड। एंड उसका प्रोसीजर अलग होता है, एडवाइजरी बोर्ड के पास जाता है, एडवाइजरी बोर्ड गिव्स ओपिनियन whether I'm fit to be kept in detention or I should be released. So police has the power in that sense, उनका पावर्स बहुत वाइड होता है।
अगर सिक्योरिटी के अगेंस्ट कुछ जाता है या सिक्योरिटी की पे बात आती है तो दे कुड हैव डन इट, दे कुड हैव डिसमेंटल्ड इट। हम्म। अब पुलिस किन सर्कमस्टेंसेस में प्रोटेस्ट को रोक सकती है या मार्च को डिस्पर्स कर सकती है? इसके लीगल थ्रेशोल्ड क्या होते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जहां पुलिस इंटरवीन करेगी डायरेक्टली विदाउट एनीथिंग एल्स, वो है कि आप वायलेंट टर्न कर रहे हैं, आप अटैक कर रहे हैं, जो मॉब है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, या मॉब आपस में मारपीट कर रहा है, या फिर बाहर के लोगों से मारपीट कर रहा है, या वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस यूज कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कुछ चाकू ले आए हैं, छुरी ले आए, तलवार ले आए हैं, वो कुछ वायलेंट मींस जो ऑब्जेक्ट है वो लेकर आ गए हैं प्रोटेस्ट में, जिससे रीजनेबल एप्रीहेंशन बनाया जा सकता है कि वो अटैक करने के पूरे चांसेस हैं उनके। तो इन सर्कमस्टेंसेस में अगर पुलिस को लगता है कि प्रोटेस्ट वायलेंट टर्न हो सकता है, तो दे कैन इंटरवीन और वो दे कैन डिसमेंटल इट। जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने पहले भी कहा, जरूरी नहीं है वायलेंस हो उसके बाद ही पुलिस इंटरवीन करेगी। अगर उन्हें रीजनेबली ये अप्रीहेंशन भी है, वो अप्रीहेंड भी कर रहे हैं कि हो सकता है, तो उनके पास फुल पावर्स हैं कि वो सिक्योरिटी के तहत, प्रोटेक्शन के तहत, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के तहत वो डिप्लॉय कर सकते हैं और वो अपना पावर यूज कर सकते हैं। दैट पावर हैज बीन बेस्टोर्ड विद द पुलिस। जैसे कि आपने कहा कि कुछ चाकू छुरी कोई वीपन कोई और चीज के साथ में अगर हो तो पुलिस उनको डिटेन कर सकती है। यहाँ पर इस मूवमेंट में थोड़ा सा अलग सा देखा गया। 20 जुलाई के उस इंसिडेंट के बाद हमने पुलिस को एक अलग तरीके से देखा, प्रोटेस्टर्स को अलग तरीके से देखा। देवर टीजिंग, देवर गोइंग टू पुलिस एंड सर आप मारोगे नहीं, सर ये डंडा कल मैं आया नहीं था, सर क्या ये डंडा आप इस्तेमाल करोगे? देन दूसरे किसी स्टेट में लोग कह रहे हैं आप वाटर कैनन नहीं लाए हो क्या? देखिए, ये कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है, इसमें पुलिस के नॉट एसेस के ये कुछ थ्रेट उनके तरफ जा रहा है या पब्लिक की तरफ जा रहा है। दिस आर ऑल थिंग्स विच जेनजीज का, क्योंकि ये ऐसी जनरेशन है, ये अलग तरह से सोचती है। तो ये वाले जो पंच लाइंस है, दे वर यूजिंग टू टीज द पुलिस कि आपने जो कल किया है वो तो आज नहीं करेंगे ना, वो ये सब तो नहीं करेंगे ना। अगर इस सिचुएशन में उनके पास कोई वायलेंट ऑब्जेक्ट होता या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता जिससे पुलिस को ये लगता कि वो हम पे अटैक कर सकते हैं, तो दे कुड हैव डिटेन। बट बिकॉज वो लोग सिर्फ फोन लेकर वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिससे वो थ्रेट परसेप्शन असेस कर पाएगा पुलिस ऑफिसर या पुलिस फॉर दैट मैटर। तो वो लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। देवर ऑल्सो लाफिंग, और वो भी वैसे ही जवाब दे रहे थे कि नहीं करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके लिए ही हम लोग डिप्लॉय हुए हैं यहाँ पे। सो ये सारे फनी मोमेंट्स हैं ऑफ ऑल द chaos विच टुक प्लेस। और इसमें पुलिस के पास कुछ पावर नहीं होता है, और जनरली ये लोग इंटरवीन करते भी नहीं है, बिकॉज देर इज नो थ्रेट परसेप्शन। बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज दैट, आई टेल यू एक स्टेप आगे। अगर कल को इनको डिटेन कर लिया, अगर ऐसे कुछ वीडियोस बना रहे हैं और इन लोगों को डिटेन कर लिया और ये मैटर कोर्ट में गया, तो कोर्ट के सामने द स्टेट हैज टू ऑब्जेक्टिवली पुट के क्या थ्रेट था जिसकी वजह से उन्हें डिटेन किया गया। अगर ये वीडियोस आप कोर्ट में चलाएंगे तो केस वुड फॉल एट द ग्राउंड। कुछ है ही नहीं इसमें जिससे आपने डिटेन किया है, तो इमिडिएटली रिलीज करना पड़ेगा। एंड इट कुड ड्रॉ ऑब्जर्वेशंस अगेंस्ट द स्टेट ऑल्सो, द पुलिस ऑल्सो। सो दे वुड नॉट इंडल्ज इन टू ऑल दीज थिंग्स because the courts are very proactive. So that's one of the reasons. राइट। लेकिन बहुत अच्छा हुआ दोनों ही तरफ से। आई मीन 20th के बाद ये सेंस किया जा रहा था कि शायद ये कैरी ऑन करेगा और ये Yes, दोबारा देखने को मिल सकता है, या yes, यूथ की तरफ से कि वो रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन इट वाज वेरी नाइस एंड बोथ yes. हैंडल द सिचुएशन वेरी Very ब्यूटिफुली। positively. Correct, correct. Yes. जी जी बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर आ रहा है कि कुछ प्रोटेस्ट हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी हुए और लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये वैसा हो सकता है वैसा हो सकता है। बट मैं उसको इस तरह से कहता हूं कि नहीं, उन कंट्रीज के पास कोई गांधी नहीं है, कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं है जिसको आप सामने रख करके किसी इस तरह के प्रोटेस्ट को कॉल करें आप। आप इसको कैसे देखती हैं? सी आई थिंक हर कंट्री का ना एक अपना पिक्युलर सिचुएशन होता है। इफ फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट नेबरिंग कंट्रीज, उनका वो सेचुरेशन पॉइंट रीच आउट हो गया था, दे ट्राइड ऑल द मीन्स, उन्हें नहीं समझ आया, उन्हें यही चीज ठीक लगा, दैट लेट्स रिजॉर्ट टू वायलेंस, मे बी दिस कुड गेट अस रिजल्ट्स। बट बिकॉज यहाँ पे
हमें लगा, हमारी जनरेशन को लगा कि नहीं, हम लोग पीसफुली बैठ सकते हैं, हमारा जो हिस्ट्री है वो ये चीज को फोर्टिफाई करता है कि नॉन वायलेंट तरीके से भी हम लोग रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो हमें वो पाथ जो अंबेडकर जी का पाथ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, वो पाथ हमें सही लगा, तो हमने वो रिसॉर्ट किया हमारी कंट्री की सिचुएशन के हिसाब से। सो आई थिंक दिस इज वेरी पिक्यूलियर टू कंट्री वाइज। और क्योंकि हमें लगा कि हम इससे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, सो दैट्स द वे वी अडॉप्टेड। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कवि जी, अगर पुलिस लाठीचार्ज या फोर्स का यूज करती है तो लॉ के हिसाब से उसकी उनकी लिमिट क्या है? रीजनेबल फोर्स का लीगल मीनिंग क्या है? देखिए, रीजनेबल फोर्स जो है उसका मीनिंग तब आता है जब मैटर्स कोर्ट में जाता है। जब कोर्ट में जाएगा मैटर, से फॉर एग्जांपल आज किसी पे लाठी चार्ज हुआ है और बहुत एक्सेसिव है, इफ दैट पर्सन फाइल्स अ मैटर इन द कोर्ट सेइंग के पुलिस ने फोर्स बहुत एक्सेसिव यूज किया, इट वाज नो नीड। कुछ पिटिशंस फाइल भी हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, विच दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट इज राइटली नॉट इंटरवीन। तो ये जो मैटर है अगर कोर्ट में जाता है, तो रीजनेबल फोर्स का मतलब तब आता है, तब कोर्ट ये तय करती है कि क्या पुलिस के पास ऐसा कुछ थ्रेट परसेप्शन था कि उन्होंने इतना फोर्स यूज किया। अगर हाँ, तो उनका वो फोर्स वैलिड कहलाता है, अगर ना, तो वो फोर्स वैलिड नहीं कहलाता और पुलिस के अगेंस्ट इंक्वायरीज ऑर्डर होती है, एक्शन लिया जाता है, मे बी टू सम एक्सटेंट सस्पेंशन भी दिया जाता है। सो पुलिस इन सब सिचुएशंस में दे हैव टू रियली एसेस इट। देखिए, वो है ना, अंधाधुंध लाठीचार्ज नहीं कर सकती है, बिकॉज इवेंचुअली आज ये सारा जो प्रोटेस्ट है वो मीडिया में, सोशल मीडिया में रिकॉर्ड हो रहा था। सो दे आर ऑल्सो अवेयर अबाउट द सिचुएशन कि अगर हम लोग इररेशनल फोर्स यूज करेंगे, इट वुड गो यू नो वेरी मच इधर उधर सब जगह पे फैल जाएगा, कोर्ट्स में चला जाएगा, कोर्ट्स माइट इंटरवीन सुओ मोटो। वो अपने आप से एक्शन लेंगे कि इतना फोर्स का तो जरूरत था ही नहीं, बिकॉज ये तो शांति से बैठे हैं, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन लेके बैठे हैं, ये लोग इंडिया का फ्लैग लेकर बैठे हैं, ऐसा कुछ आपको थ्रेट परसेप्शन था ही नहीं जिससे आप इतना फोर्स यूज करो। तो इसीलिए दे आर ऑल्सो वेरी कन्वर्जेंट ऑफ द फैक्ट कि हम लोग एक्सेसिव ना जाएं, बिकॉज एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, दिस इज अ सोशल मीडिया एरा। तो आप वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिस जो आपके अगेंस्ट यूज होगा। तो फोर्स यूज करते वक्त उन्हें सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी होती है कि कुछ भी चीज का थ्रेट परसेप्शन उनके पास क्या आ रहा है। अगर उन्हें लग रहा है कि मॉब बहुत वायलेंट हो गई और उन पे अटैक करेगी, तो वो यूज कर सकते हैं फोर्स। लेकिन जो रीजनेबल फोर्स है वो तभी तभी एसेस किया जाता है जब मैटर कोर्ट में जाता है। क्योंकि देखिए, जब टसल चल रहा है पुलिस में और प्रोटेस्टर्स में, तब रीजनेबल इररीजनेबल या इररेशनल कुछ नहीं होता है। सो दे बीट पीपल हु कम लेफ्ट राइट सेंटर, तब ध्यान में नहीं होता है कौन क्या कर रहा है। इट कम्स ओनली एट द स्टेज व्हेन द मैटर रीचेस कोर्ट। बट बिकॉज पुलिस आर ऑल्सो अवेयर दिस डेज कि कैसे फोर्स यूज करना है, दे वुड नॉट यूज इरेशनल फोर्स। हम्म। तो 20th को जो हुआ, पुलिस ने जो थोड़ा सा ब्रूटल है, उसमें नेम प्लेट्स नहीं थी, उसमें यस। यूनिफॉर्म नहीं थी। ये इसको लीगली आप कैसे देखती हैं? क्या ये लीगल लीगली, फ्रेमवर्क में है, अपना अलाउड है? ऑफ कोर्स, देखिए लीगली लॉ बहुत क्लियर है कि कोई भी आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं या कोई भी पुलिस आपको डिटेन कर रहा है या कोई भी पुलिस आपसे इंक्वायर, से फॉर एग्जांपल आपका व्हीकल रोक लिया है फॉर वायलेशन ऑफ एनी रेड लाइट, अगर कोई पुलिस आपको रोक रहा है, तो इट इज मैंडेटरी अंडर द लॉ कि उनका नेम प्लेट विद द स्टार्स विच दे होल्ड वो उनकी यूनिफॉर्म में होना, सॉरी, वो उनकी यूनिफॉर्म में होना चाहिए। दिस हम्म। इज एज पर द लॉ व्हाट दे शुड डू। बट बिकॉज इस केस में ना नेम प्लेट्स देखे गए थे, वो वाले वीडियोस भी काफी वायरल हो रहे हैं, ना नेम प्लेट्स देखे गए थे, ना उनके बैचेस थे, ना वो कौन सा रैंक होल्ड करते हैं वो था, दिस इज नॉट लीगली अलाउड। दिस इज समथिंग विच इज इलीगल। और कल को अगर ये मैटर कोर्ट में जाता है, अभी तो इनका सेटलमेंट हो गया है, तो द कोर्ट वुड सी इट एज समथिंग विच इज वेरी वेरी इलीगल। द होल एक्ट हैज बीन डन इन अ वेरी इलीगल वे, बिकॉज बैचेस और स्टार्स अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करते हैं। नाम क्या था उस पुलिस ऑफिसर का जिसने एक्सेसिव फोर्स यूज किया था? नाउ हाउ वुड यू से, किसी को चेहरा याद नहीं रहेगा क्योंकि इतने सारे पुलिस वाले थे। नाम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, नाम याद रहेगा, बट क्योंकि नाम भी नहीं है, ऑफिसर का कौन सा पोजीशन है वो भी कहीं नहीं लिखा है, आप किसे पकड़ेंगे? सो अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज अ वेरी कैलकुलेटिव मूव बाय द स्टेट कि आप बैचेस हटा दीजिए, नाम हटा दीजिए, कल को कुछ भी होता है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी पुलिस ऑफिसर्स पे। एंड दैट इज इलीगल, दैट इज पर से इलीगल, रॉन्गफुल एक्ट विच द गवर्नमेंट एंड द स्टेट हैज इंडल्ज इनटू। चूंकि आप खुद जर्नल राइट्स के लिए काम करती हैं, तो खासतौर से आपसे ये सवाल हम जानना चाहेंगे, इसका जवाब, अगर किसी प्रोटेस्ट में माइनर या स्कूल स्टूडेंट शामिल हों
इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? क्या जुवेनाइल जस्टिस फ्रेमवर्क यहाँ अप्लाई होता है? देखिए, जुवेनाइल जस्टिस फ्रेमवर्क इज फॉर द जुवेनाइल्स जो भी 18 से नीचे हैं। आप कौन से सिचुएशन में है कहाँ नहीं है, दैट डज नॉट मैटर। सो ऑफ कोर्स जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो ये प्रोटेस्टिंग वाले सिचुएशन में भी अप्लाई करेगा। इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स जो लिए जाते हैं जुवेनाइल के लिए वो ये है कि पुलिस आपको डिटेन नहीं कर सकती है। यू कैन नॉट बी रेगुलरली डिटेन। आपके कोर्ट्स अलग हैं, आपको डिटेन करके, जैसे नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि आपको डिटेन करेगी पुलिस 24 आवर्स में, बिफोर मजिस्ट्रेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर आप एक मेजर हैं तो। बट क्योंकि आप एक माइनर है तो पुलिस फोर्सेस का इसमें रोल नहीं होता है। अगर वो आपको डिटेन भी करती है तो नॉर्मल कोर्ट्स में आपको प्रोड्यूस नहीं करना होता है। वो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट बोर्ड्स हैं, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट्स हैं, उसमें आपको प्रोड्यूस किया जाता है। बट ये प्रोटेस्ट में अगर कोई जुवेनाइल, अगर मैं ये स्पेसिफिक सिचुएशन की बात करूं, तो अगर कोई जुवेनाइल इस प्रोटेस्ट में है, इन प्रोटेस्ट में शामिल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है और इनफैक्ट स्टेट की होती है कि वो जुवेनाइल्स को प्रोटेक्ट करे, उनके अगेंस्ट हार्श मेजर्स या फिर कोई वायलेंस रिजॉर्ट नहीं करे। और अगर पुलिस को ये लगता है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जानबूझ के जुवेनाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पुलिस कुछ मेजर ना ले पाए, तो वो जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, जुवेनाइल्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बिल्कुल सही। एक चीज और है कि अगर किसी फीमेल प्रोटेस्ट के साथ में पुलिस जो है वो मिसबिहेव करती है या मोलेस्ट करती है, हमने कुछ ऐसे यस। देखे न्यूज स्टोरीज जिसमें पुलिस ने मिसबिहेव किया, मोलेस्ट किया। इन सिचुएशंस में कौन से क्रिमिनल प्रोविजंस और लीगल रेमेडीज अवेलेबल होते हैं? देखिए, अगर आप एक फीमेल है और आप इन प्रोटेस्ट में जा रही हैं, तो अगर आपको कोई पुलिस वाला हैरेस कर रहा है या फॉर दैट मैटर कोई फेलो प्रोटेस्टर भी अगर हैरेस कर रहा है, मोलेस्ट कर रहा है, तो आपके पास राइट्स इक्वली हैं दोनों केसेस में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एक पुलिस वाला है या फिर एक कोई नॉर्मल इंसान है। द इमीडिएट थिंग्स विच यू कैन डू इन दिस सिचुएशन इज दैट आप 0 FIR रजिस्टर कर दीजिए। सो 0 FIR मतलब ये होता है कि आपका, आपके साथ जहां इंसिडेंट हुआ होता है, जरूरी नहीं है आप वो जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन में जाकर ही FIR लॉन्च करें। फॉर दैट मैटर आप कोई भी पुलिस स्टेशन में जाके FIR लॉन्च कर सकते हैं और पुलिस स्टेशन आपका FIR नोट करेगा। उसका कोई नंबर नहीं होता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड 0 FIR। आप कहीं पर भी जाके FIR कर दीजिए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, सेकेंडली उस पर आप कॉल करके इमिडिएटली हेल्प अवेल कर सकते हैं। आप मजिस्ट्रेट के पास फॉर्मली कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट में 226 पिटिशन फाइल कर सकते हैं। और क्रिमिनल लॉज जो है वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन है कि अगर एक विमेन के साथ कोई ऐसा एक्ट हो रहा है जो उसका मोडेस्टी आउटरीच कर रहा है या फिर असॉल्ट हो रहा है, फॉर दैट मैटर फिजिकल या सेक्सुअल, तो आपके पास प्रोविजंस हैं कि आप इमिडिएटली उसको उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, FIR रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा। अब इन इस तरह की जो केसेस में जो एलिगेशंस जो होते हैं, उसमें क्या प्रूफ करने के लिए वीडियो, पिक्चर या किसी की गवाही या कोई किसी ने देखा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं जो प्रूफ करने के लिए काफी होते हैं? देखिए, सबसे बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस तो जो, अगर इन प्रोटेस्ट की हम बात करें, क्योंकि ये पब्लिक में होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, मे बी 2 दिन बाद आप भूल भी जाएंगे कि कौन सा पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर था। अगर आपका जो सवाल है उसका जवाब दूं तो, क्योंकि सब लोग सेम यूनिफॉर्म में होते हैं, शक्लें याद जरूरी नहीं है, रह सकती है आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस अगर जो कोर्ट कंसिडर करेगी और जो आपके पास हो तो आपका केस एक स्ट्रांग फुटिंग पे होता है, वो है वीडियोस। अगर आप वो इंसिडेंट का वीडियो ले लेते हैं, सो इट गेट्स कैप्चर्ड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। आपके पास एक डायरेक्ट प्रूफ है उस चीज को लेकर कि आपके साथ जो एक्ट हुआ है वो वीडियो में कैप्चर हो गया है। अगर आपके पास वीडियो नहीं है, तो सेकंड बेस्ट एविडेंस जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं वो है आई विटनेस। लोग, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा थे, किसी ने देखा होगा, तो आपके पास आई विटनेस होते हैं। अगर वो टेस्टिमनी को सर्टिफाई करने के लिए कि आप जो भी कह रहे हैं वो सही है, तो कोर्ट वो चीज कंसिडर करता है। और मेडिकल एविडेंस सर्व्स एज अ सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस इन द सेंस, वो आपका मेन जो एविडेंस है उसके साथ एड ऑन कर सकते हैं आप मेडिकल एविडेंस को। क्योंकि इस केस में मेडिकल एविडेंस ज्यादा वर्क अपॉन नहीं करेगा, बिकॉज जो जो भी एक्ट किया है वो ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिकल रिपोर्ट्स में वो आएगा।
इतना सीवियर नहीं है। तो जब एक्ट्स इतने सीवियर नहीं होते हैं तो मेडिकल लीगल ओपिनियन जो होता है वो एज अ सेकेंडर यूज किया जा सकता है अगर उसमें कुछ दिखाता है तो। वरना आपका वीडियो रिकॉर्डिंग या आई विटनेस जो ओक्यूलर विटनेस जो बोलते हैं एविडेंस, दैट सर्व एज द बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस। कल मैं देख रहा था एक न्यूज स्टोरी, उसमें किसी मेट्रो स्टेशन के बाहर जो यूथ आ रहे थे और वहां पर कुछ पुलिस वाले बैठे थे, तो वो मतलब वो उन ग्रुप्स में उन लड़कों को देख करके ही दे कुड सेंस कि ये कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ऐसे वक्त में एक प्रोटेस्टर के क्या राइट्स होते हैं? क्या बगैर बताए हुए पुलिस डिटेन कर सकती है इनको? देखिए, अगर पुलिस आपको डिटेन कर रही है तो दो तीन चीजें हैं जो आप इमीडिएटली करेंगे। सबसे पहला, अगर पुलिस ने आपको डिटेन किया है, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि अगर आपको अरेस्ट कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, यू हैव टू बी गिवन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आपको किस रीजन से अरेस्ट कर रहे हैं उसके ग्राउंड्स आपको लिखित में देने पड़ते हैं। चाहे वो से ये वाले केस में अगर वो मेट्रो स्टेशन पे नहीं दे रहे हैं तो द फर्स्ट थिंग द पुलिस हैज टू डू इज, अगर वो पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं तो वहां आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट सप्लाई करें कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। सेकेंडली, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट सिर्फ आपको ही नहीं, आपके कोई नियर एंड डियर रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड को भी बताया जाना पड़ता है, ताकि उन लोग को भी पता रहे आपके वेयर अबाउट्स, आप कहाँ हैं। आपका ये राइट होता है कि आप एक फोन कॉल का डिमांड कर सकते हैं, वेदर टू योर लॉयर और टू योर फैमिली मेंबर, विच द पुलिस के नॉट डिनाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको डिटेन भी किया गया है तो विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना इज मैंडेटरी। उसके अगर वो नहीं करता है पुलिस तो वो जो डिटेनमेंट है उसको चैलेंज किया जा सकता है डायरेक्टली। तो ये तीन चार चीजें हैं जो आपको इमिडिएटली कर देनी चाहिए। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं होता है, उस ग्राउंड पे भी आपका रिलीज किया जा सकता है, एडवोकेट कैन आस्क फॉर इट। देखिए, सबसे बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस तो जो, अगर इन प्रोटेस्ट की हम बात करें, क्योंकि ये पब्लिक में होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, मे बी 2 दिन बाद आप भूल भी जाएंगे कि कौन सा पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर था। अगर आपका जो सवाल है उसका जवाब दूं तो, क्योंकि सब लोग सेम यूनिफॉर्म में होते हैं, शक्लें याद जरूरी नहीं है, रह सकती है आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस अगर जो कोर्ट कंसिडर करेगी और जो आपके पास हो तो आपका केस एक स्ट्रांग फुटिंग पे होता है, वो है वीडियोस। अगर आप वो इंसिडेंट का वीडियो ले लेते हैं, सो इट गेट्स कैप्चर्ड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। आपके पास एक डायरेक्ट प्रूफ है उस चीज को लेकर कि आपके साथ जो एक्ट हुआ है वो वीडियो में कैप्चर हो गया है। अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो सेकंड बेस्ट एविडेंस जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं वो है आई विटनेस। लोग, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा थे, किसी ने देखा होगा, तो आपके पास आई विटनेस होते हैं। अगर वो टेस्टिमनी को सर्टिफाई करने के लिए कि आप जो भी कह रहे हैं वो सही है, तो कोर्ट वो चीज कंसिडर करता है। और मेडिकल एविडेंस सर्व्स एज अ सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस इन द सेंस, वो आपका मेन जो एविडेंस है उसके साथ एड ऑन कर सकते हैं आप मेडिकल एविडेंस को। क्योंकि इस केस में मेडिकल एविडेंस ज्यादा वर्क अपॉन नहीं करेगा, बिकॉज जो जो भी एक्ट किया है वो ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिकल रिपोर्ट्स में वो आएगा, इतना सीवियर नहीं है। तो जब एक्ट्स इतने सीवियर नहीं होते हैं तो मेडिकल लीगल ओपिनियन जो होता है वो एज अ सेकेंडर यूज किया जा सकता है अगर उसमें कुछ दिखाता है तो। वरना आपका वीडियो रिकॉर्डिंग या आई विटनेस जो ओक्यूलर विटनेस जो बोलते हैं एविडेंस, दैट सर्व एज द बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस। यू राइट। अच्छा, अगर कोई गवर्नमेंट या प्रोटेस्टर्स के बीच में सेटलमेंट हो जाए और गवर्नमेंट एश्योरेंस दे कि जैसा कि इस केस में हुआ है कि पार्टिसिपेंट्स के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, तो उस एश्योरेंस की लीगल वैल्यू क्या होती है? क्या कोर्ट का इसके अंदर क्या रवैया होगा? क्योंकि वो तो गलत अगर किसी के साथ हुआ है तो वो हुआ है। हम्म देखिए, इस केस में क्या होता है ना, जैसे इस केस में सेटलमेंट हो गया है, पब्लिक में है वो सारी चीजें, चाहे वो वीडियोस ले लो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट ले लीजिए। तो देर आर टू लीगल डॉक्ट्रिन्स विच कम इनटू पिक्चर। सबसे पहला, प्रोमिसरी स्टॉपल। मतलब अगर गवर्नमेंट ने या स्टेट ने कुछ प्रॉमिस कर दिया है और उसके बेसिस पे आप कुछ एक्ट कर रहे हैं, जैसे इस केस में गवर्नमेंट ने और स्टेट ने प्रॉमिस कर दिया है दैट विल टेक एक्शन, विल फुलफिल ऑल द डिमांड्स, और उसके बेसिस पे प्रोटेस्टर्स हैव लेफ्ट द प्रोटेस्ट साइट और वो सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है। और इस केस में अगर गवर्नमेंट से फॉर एग्जांपल कल एक्शन नहीं लेती है तो प्रोटेस्टर्स कैन अप्रोच द कोर्ट ऑन द ग्राउंड कि आपने हमको प्रॉमिस किया था ये चीज और इसके बेसिस पे हमने एक्ट किया है, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू डिरेल फ्रॉम दैट प्रॉमिस। सो वो लीगली इन्फोर्स किया जा सकता है कोर्ट में। सेकेंडली, पब्लिक ट्रस्ट ट्रस्ट डॉक्ट्रीन।
पब्लिक ने ट्रस्ट करके, आप अगर गवर्नमेंट से कोई चीज की उम्मीद की है और गवर्नमेंट उस चीज को एग्जीक्यूट करने में फेल हो रही है, और क्योंकि उसके बेसिस पे लोग ऑलरेडी एक्ट कर चुके हैं, तो ये दोनों चीजों को आप कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। एंड इट कोर्ट में आप ये प्रेयर कर सकते हैं, आप ये ऑर्डर्स मांग सकते हैं कि इसको एनफोर्स करा जाए, क्योंकि जो भी हम मांग रहे थे वो लीगल था। गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ने, स्टेट ने एक पॉइंट पे ये सब अग्री कर लिया था, जो कि सारा वीडियो रिकॉर्डेड है, इट्स एवरीवेयर ऑन द इंटरनेट एंड एवरीवेयर। तो अब वो लोग इससे पीछे नहीं हट सकते हैं, एंड यू आस्क देम टू एग्जीक्यूट इट। सो यस, यू कैन डू इट, यू हैव योर लीगल रेमेडीज देयर। चलिए खैर, ये मान लिया कि ये प्रोटेस्टर्स और गवर्नमेंट के बीच में सेटलमेंट हो गया और ये हो गया, लेकिन हमने इसी के साथ में ये भी देखा कि कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने थ्रेट किया कि वी विल नो रेस्टिकेट, और या आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा एंड ऑल दैट। ये तो किसी डील का हिस्सा नहीं है। इसमें स्टूडेंट के क्या राइट्स हैं? क्या निकाला जा सकता है उनको, या उनके खिलाफ देखिए वो इंस्टीट्यूशन देखिए एक्ट कर सकती ये हैं? जो एक गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्टर्स एक पर्टिकुलर साइट पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे, दैट स्टैंड ऑन अ डिफरेंट पेडेस्ट्रियल। और जो कॉलेज एक्शन लेगा, दैट स्टैंड ऑन अ डिफरेंट पेडेस्ट्रियल। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। और कॉलेज के पास राइट है कि वो एक्शन ले सकता है, अगर उन्हें उन्हें लग रहा है कि कोई स्टूडेंट है जो कि उनके ऑथोराइज्ड या फिर जो कि उनके अप्रूव्ड नॉर्म्स है उसमें फिट इन नहीं हो रहा है, जो कि प्रोवोक कर रहा है कोई पर्टिकुलर चीज की वजह से बाकी स्टूडेंट्स को, और जो कि इंस्टीट्यूट की रेप्यूटेशन के अगेंस्ट है, या फिर इंस्टीट्यूट को कोई चीज का एंडेंजरमेंट है, तो वो अपना एक लीगल एक्शन जो है वो अपना सेपरेटली ले सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने बोल दिया है या स्टेट ने बोल दिया है कि आपके खिलाफ हम लीगल एक्शन नहीं लेंगे। दैट डज नॉट इप्सो फैक्टो मीन्स के कॉलेज भी है वो ड्रॉप कर सकता है अपनी प्रोसीडिंग्स आप पे। कॉलेज की प्रोसीडिंग्स का जनरली प्रोसीजर ये होता है, वो आपको नोटिस देंगे कि आपके क्योंकि ये एक्ट्स हैं, हम आपको रस्टिकेट कर रहे हैं, आप हमारे पास आके बताइए कि हम आपको रस्टिकेट क्यों ना करें। तो वहां पे आप एक अपना डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि क्यों ना करना चाहिए, जिसमें आप ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि स्टेट ने भी बोल दिया है कि वट एवर यू आर डूइंग वॉज पीसफुल एंड दे हैव सेड कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सो आई थिंक यू ऑल्सो शुड कंसिडर दैट। तो ये पॉइंटर्स आप अपने रिप्रेजेंटेशन में दे सकते हैं। बट बिकॉज गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि आपको छोड़ रहे हैं, डजेंट मीन कॉलेज भी आपको छोड़ देगा। क्या आने वाले दिनों में हम कुछ देखें, कुछ बच्चों को वहां निकाला जाएगा किसी इंस्टीट्यूशन आई से, डोंट या नहीं देखिए, होगा? आई डोंट थिंक सो निकालना चाहिए, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज बीन सेटल्ड। और बच्चों ने एज सच कोई वायलेंट मीन्स का यूज नहीं किया था, ना ही जंतर बिल्कुल मंतर में, ना बिल्कुल। ही कॉलेज में। सो कॉलेज के पास ऐसा कोई ठोस चीज नहीं है जिससे वो लोग ये बोल सकते हैं कि आप हमारे कॉलेज के लिए इतने डेंजर हो गए हो कि हम आपको रस्टिकेट करें, या आप ये प्रोटोकॉल या ये पर्टिकुलर चीज फॉलो नहीं कर रहे थे। बिकॉज सी वट एवर दे वर डूइंग वॉज आउटसाइड द कॉलेज, उससे कॉलेज का कुछ लेना देना नहीं है। हैड समथिंग बीन ऑर्गेनाइज्ड इनसाइड द कॉलेज कैंपस, कोई कॉल वहां दिया गया होता, दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट मैटर। बट a line has to be drawn between what a student is doing in his or her personal life and what he or she is doing at the college. So I don't think the college would mix up that, because that case itself would start on a very weak footing. अच्छा, अगर किसी स्टेट पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की है, बाद में गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन ना करने का डिसीजन लेती है, तो उसके लीगल मैकेनिज्म क्या हो सकते हैं? देखिए, उसका लीगल मैकेनिज्म एक ही होता है कि आप वो एफआईआर विड्रॉ कर लीजिए। आपसे फॉर एग्जांपल कुछ भी मैटर हो रहा है, कोई भी चीज है, आज मैं जाके अगर एफआईआर रजिस्टर कर रही हूँ और कल को मेरा सेटलमेंट हो गया अदर पार्टी के साथ, तो मैं जाके वो एफआईआर विड्रॉ कर सकती हूँ। अगर वो मैटर कोर्ट में चला गया है तो मैं कोर्ट के सामने जाके भी ये बोल सकती हूँ। इस केस में जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, अगर ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो वो जाके कहेंगे कि हमारा सेटलमेंट हो गया है, वी हैव लेट द स्टूडेंट्स आउट, सो हम लोग ये केसेस जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। जरूरी नहीं है सारे केसेस में जो कोर्ट है वो विड्रॉवल अलाउ करेगा। कई केसेस ऐसे जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट 7 या 7 ईयर से ज्यादा हो, वो केसेस में कोर्ट अलाउ नहीं करता है आपका सेटलमेंट भी, क्योंकि कोर्ट ये मानता है कि वट एवर रॉन्ग हैज बीन कमिटेड इज अगेंस्ट द सिटीजन ऑफ द कंट्री। बट क्योंकि ये प्रोटेस्ट बहुत माइल्ड फॉर्म में थे, इसका पनिशमेंट अगर उनको डिटेन किया है तो भी इतना ज्यादा नहीं है, सो देयर वुड बी नो इशू। विड्रॉवल बहुत इजीली हो जाएगा, और कोई भी स्टूडेंट को या प्रोटेस्टर को फॉर दैट मैटर कोर्ट या पुलिस को फेस नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ऐसे मास प्रोटेस्ट केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? क्या कोर्ट सुमोटो इंटरवेंशन भी कर सकते हैं इसके अंदर?
यस ऑफ कोर्स, अगर कोच को ये चीज लगता है, जैसे जो 20 जुलाई वाला जो इंसिडेंट हुआ, अगर वो रिपीट होता, आई डोंट वांट दैट टू बी रिपीटेड, बट अगर से फॉर एग्जांपल वो कंटिन्यूअस चलता कई दिनों के लिए, या वो रिपीट होता और कोई मेजर्स नहीं लिए जाते उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और स्टूडेंट्स अगर रेगुलरली हैरेस होते, तो आई एम श्योर द सुप्रीम कोर्ट वुड हैव इंटरवीन, इन द सेंस के पुलिस के पास इतना एट्रोसिटी कंडक्ट करने का कोई पावर नहीं है बेवजह, अगर वो कर रहे हैं ये चीज, तो कोच कैन इंटरवीन। और पास में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां कोच ने सुओ मोटो केसेस इनिशिएट किए हैं। से फॉर एग्जांपल वो आरजी कौर मेडिकल रेप एंड मर्डर केस वाला जो केस था, द सुप्रीम कोर्ट है सुओ मोटो इंटरवीन, उन्होंने कैलकाटा से वो केस ट्रांसफर किया। दे वर रेगुलरली मॉनिटरिंग द इन्वेस्टिगेशन बिकॉज उनके हिसाब से समथिंग वाज नॉट राइट एंड दे नीडेड टू इंटरवीन। सो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन सुओ मोटो ऑल्सो डू इट। या फिर अगर कोई लेटर लिखता है, कोई स्टूडेंट कोई लेटर लिख रहा है या कोई एडवोकेट कोई लेटर लिख रहा है, उसके हिसाब से भी वो लोग, उस पे भी वो लोग लीगली जो है वो सुओ मोटो केस कर सकते हैं। लेटर्स पेटेंट बोलते हैं उसे, वो अपील भी की जा सकती है। सो द कोर्ट्स कैन डेफिनेटली इंटरवीन। आई सी। अच्छा, इस पूरे मूवमेंट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और पब्लिक ऑर्डर के बीच जो बैलेंस दिखाया, वो हमें क्या सिखाता है? एज अ लॉयर आप इसको कैसे देखती हैं? सी एज अ लॉयर आई सी इट लाइक, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू इस चीज से होता है, प्रियम्बल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो शुरू इस चीज से होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो ये नहीं बोलता है वी द मुस्लिम्स, वी द हिंदूज, वी द जैन्स, वी द सिख्स, वी द पारसीज, और वी एनीथिंग फॉर दैट मैटर। वो सिर्फ ये चीज बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये प्रोटेस्ट ने ये चीज दिखा दी है कि आप, ये धर्म, अब ये कास्टिज्म, ये रिजर्वेशन, इन सबसे ऊपर भी कोई चीज जो है, तो वो है ह्यूमैनिटी। अगर सब लोग मिलकर कोई पर्टिकुलर कॉज के लिए, विच इज राइट, विच इज समथिंग विच दे आर वांटिंग इट, क्योंकि कुछ गलत हो रहा है, और अगर कुछ गलत को सही करने के लिए सब लोग एकजुट होंगे, तो चाहे कोई भी हो, द माइटिएस्ट ऑफ द माइटिएस्ट वुड हैव टू कम डाउन। उनको अपने क्राउन से, थ्रोन से नीचे आना पड़ेगा, ये देखने के लिए दैट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। सो वी द पीपल का जो पावर है, जो पिछले कुछ सालों में लॉस्ट हो गया था, लगा ही नहीं था किसी को कि कोई पीसफुल प्रोटेस्ट सब कंडक्ट हो भी सकते हैं क्या इस कंट्री में। बट क्योंकि वी द पीपल यूनाइटेड, वी द पीपल शोड द गवर्नमेंट दैट वी आर द वन हु इलेक्ट यू, वी आर द वन हु कास्ट वोट फॉर यू, सो यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर वट एवर यू आर डूइंग। और हमको ये जाति पात, ये सब जो भी चीज है, ये हम जेन जीज ने बता दिया है कि हमारा जो कॉज है वो इससे ऊपर है। और अगर आप कोई चीज है जो खराब कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। एंड विल शो देम हाउ इट कैन बी डन इन पीसफुल वेज। सो दैट्स व्हाट द प्रोटेस्ट हैज शोन टू द कंट्री एंड टू द वर्ल्ड फॉर दैट मैटर। जी। कविल जी, आप एज एन एक्टिविस्ट, अभी लॉयर के तौर पे नहीं, एक एक्टिविस्ट के तौर पे यू वर्क विद यूथ, इन बच्चों के साथ जब काम करती हैं, और आप आज जेंजी, ये टर्म हम सब को याद हो गया है, क्या आप इस जनरेशन को कैसे देखती हैं? क्या इनकी सोच है? और आने वाले वक्त में इनका क्या हमारे समाज में क्या कंट्रीब्यूशन होने वाला है? देखिए ऑनेस्टली मैं भी एक जेंजी हूँ, तो हमारी, मतलब मैं जेंजी होकर मैंने ये सोचा नहीं था कि वी जेंजीज हमारा इतना पावर है कि हम लोग सोशल मीडिया पे ये जो स्टार्ट हुआ है प्रोटेस्ट, उसको इतना आगे ले जा पाएंगे। हमें लगता था कि ठीक है, इंस्टा चला लिया, रील चला लिए, यूट्यूब पे वीडियोस बना लिए, ये सब कर लिया और इसमें वी आर डन। बट ये जो लोगों का सोच था, जेन मिलेनियल्स और ये सब यही सोचते थे हम जेनजीज के बारे में कि वी आर गुड फॉर नथिंग, और हमें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग आई गई करते हैं, देखेंगे करते हैं वाला जो बात है। नाउ ऑल ऑफ देम हैज सीन दिस वन थिंग, दैट जेनजीज को अब जितना ये चीज समझते थे दैट वी आर, वी आर गुड फॉर नथिंग, वी हैव शोन देम दैट वी आर वर्थी टू बी टॉक्ड अबाउट। वी हैव शोन द वर्ल्ड दैट हम लोग भी वो चीज है कि हमारे बारे में आप बात करिए। वी हैव गिवन यू अ कॉज, वी हैव शोन यू हाउ थिंग्स कैन बी डन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। हमने हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में रह के, दायरे में रह के की है, कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया है, कुछ भी ये चीज नहीं किया है जो कि हमें गलत बताए। तो हम कैसे कोई चीज जो अचीव करनी है हमें, हम कैसे पीसफुली अचीव कर सकते हैं। एंड वी आर वर्दी ऑफ बीइंग टॉक्ड अबाउट, आवर कॉजेज आर वर्दी वर्दी ऑफ बीइंग टॉक्ड अबाउट।
now no one would look at Gen Z's the way they used to look upon. So I think this protest has created a different angle of viewing our generation in a different, completely altogether a different field now. अब से we would not be looked down, of course. बहुत सारे और भी स्टूडेंट मूवमेंट्स हुए हैं। दुनिया में इस तरह की कोई नजीर है, कोई इस तरह का एग्जाम्पल है? इससे पहले आपकी निगाह है इसके ऊपर? मैंने तो अकॉर्डिंग टू मी तो ऑफ लेटली ये 2-3 डेकेड्स में जो मैंने प्रोटेस्ट देखा है, दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड। आई डोंट थिंक मैं कोई भी प्रोटेस्ट के साथ इसको पुट अप कर सकती हूँ। इट वुड बी डिग्रेडिंग द प्रोटेस्ट द वे इट हैज बीन डन। सो आई थिंक इट हैज टू बी बाय फार वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द माइल्डेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमेन प्रोटेस्ट आई हैव कम अक्रॉस। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, हमें बहुत होप है इस यंग जनरेशन से, एंड दे विल डेफिनेटली डू वंडर्स इन फ्यूचर। काव्य जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू आर अ बिजी पर्सन। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और कुछ हमने लोगों को इस पॉडकास्ट के जरिए डेफिनेटली एजुकेट किया होगा आपकी बातों ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस्टर अली फॉर हैविंग मी। थैंक यू, आई हैड अ ग्रेट टाइम। थैंक यू, सेम हियर।